नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित का 5वां अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है। हम किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या समझते हैं, हम अध्याय के नाम का अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उन सूचनाओं को आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब वो इकट्ठा करके क्या करते हैं, आप उनको उनका अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जो आपके पास जो सूचनाएं हैं वो किसी भी रूप में हो सकती है। नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ शब्द हो सकते हैं, या किसी चीज के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको करना क्या होता है, उन आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, उनकी सूचनाओं को, और उनका अध्ययन करना होता है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि आंकड़े हैं क्या। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके माता पिता जब हर महीने का जो खर्च होता है वो तो डायरी में लिखते होंगे, सभी के माता पिता लिखते हैं तो वो लिखते ही होंगे। तो क्या करते हैं, वो ऐसे कॉलम बनाते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, सब एक तरफ लिखते हैं कि किराने का खर्च इस महीने में कितना हुआ, ठीक है, बिजली का बिल कितना आया, नल का बिल कितना आया, दूध का बिल कितना आया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे खर्च होते हैं। अब इन छोटे छोटे खर्चों को मिलाकर क्या निकालना चाहते हैं, वो उस ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिर इस महीने का खर्च कितना हुआ। तो ऐसा एक महीने का होता है नहीं, हर महीने वो ऐसा करते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक तरीके आंकड़े हैं। तो वो आंकड़े को इकट्ठा करते हैं और उन क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ऐसे ही दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम उन कुछ उदाहरण को यहाँ समझ लेते हैं कि आपके दैनिक जीवन में कुछ सम्मुख उदाहरण निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी। देखिए कौन सी सूचनाएं की बात हो रही है। पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। मतलब एक बल्लेबाज ने पिछले 10 टेस्ट मैचों में कितने रन बनाए। तो आप किस तरीके से लिखते हैं, टेस्ट मैच 1, टेस्ट मैच 2, ठीक है, ऐसे 3, 10 तक लिख दिया आपने। उन्होंने पहले में कितने बनाए, दूसरे में कितने बनाए, तीसरे में कितने बनाए, चौथे में, इस तरीके से आपने 10 और आपने उनका कर दिया कुल। ठीक है, तो आपको पता क्या चल गया कि पिछले 10 टेस्ट मैचों ने उस विशिष्ट बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। उसी तरीके से अगर आपने 10 एक दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं उसमें एक गेंदबाज ने कितने कुल विकेट लिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी गेंदबाज हो सकता है। मैं अब बल्लेबाज के हम सिर्फ धोनी ही नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और गेंदबाज के लिए क्या से हमारे लिए क्या होगा, क्या नाम है उनका, हरभजन सिंह, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, उनका क्या करा, उनके जो उन्होंने कितने रन लिए पिछले 10 टेस्ट मैचों में उसका कुल निकाला। और एक गेंदबाज ने कितने विकेट लिए 10 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में, उसके कुल विकेट निकाले। ठीक है, तो ये क्या तथ्य ही तो है। इनको क्या करा, आपने इकट्ठा किया, उनका अध्ययन किया, और आपको जो ज्ञात करना चाह रहे थे आपने वो ज्ञात किया। ठीक है। अब देख लीजिए और उदाहरण क्या कह रहे हैं। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक। मतलब आप जैसे कि आपकी जो कक्षा है, ठीक है, आप जैसे कक्षा 8वीं में हैं और आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। उसमें 40 विद्यार्थियों ने किसने अच्छे अंक पाए हैं, किसने कम अंक पाए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि किसी ने 5 पाए हैं तो 5 पाने वाले कितने, 4 विद्यार्थी हैं। और जिसने 10 पाए हैं वो 8 विद्यार्थी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं। इधर लिख देते हैं अंक और इधर लिख देते हैं छात्र। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप सब उनको उन तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। इसको हम और अच्छे से अभी आगे समझेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा उनका जो उदाहरण है वो समझ लेते हैं। या फिर आपने क्या देखा, आपके मित्रों में प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या। मतलब आप एक लाइब्रेरी में गए और वहां पर आपने किसी ने 2-3 किताबें उठा ली, किसी ने 4 उठा ली, और आप कुछ दिनों बाद मिले तो आप कहते हैं अच्छा मैंने ना वो एक किताब पूरी पढ़ डाली। तो आप दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैंने तो तीनों पढ़ ली। तो आपने क्या करा कि आपने एक ही दिन सारी किताबों को लिया। ठीक है, सबने अलग अलग, किसी ने 2 ली, किसी ने 3 ली, किसी ने 4 ली। और फिर क्या करा, आपने कुछ दिनों बाद मिलकर उसको बताया कि मैंने इतनी पढ़ी इतनी पढ़ी। तो आपने क्या निकाला कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली है और कितने दोस्तों ने मिलकर। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में आप क्या कर रहे हैं,
सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और इन सूचनाओं को ही क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आंकड़े क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाएंगी, आंकड़े कहलाएंगी। ठीक है, आंकड़े प्राय ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं और हम उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम उनको इकट्ठा ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आंकड़े का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े रेखांकित रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, जो मैंने अभी कहा था कि अभी सिर्फ हमने उदाहरण समझे थे, अब हम उसे किस तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, अब हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए वे निरूपित करते हैं, वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय आलेखीय रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, आलेखीय रूप मतलब क्या होता है, आलेखीय रूप होता है कि आपने उसको किसी भी एक जैसे टेबल के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपने लिख दी जानकारी, जैसे यहाँ लिख दिए विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ लिख दिए अंक प्राप्त किए गए, इस तरीके से, है ना। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब ये टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, चित्र के रूप में भी हो सकता है, दंड आलेख, द्विदंड आलेख। अब ये सब होते क्या है, देखो, चित्र आलेख मतलब चित्र के द्वारा आप बताएंगे कि कितने बिस्किट एक दिन में कितने उस बच्चे ने खाए, या 2 दिन में कितने खाए, इस तरीके से। ठीक है, और दंड आलेख मतलब कि आप बार के द्वारा बताएंगे। ठीक है, और मतलब आप ऐसे पेपर पे इस तरीके से क्या कर देंगे, उनको ऐसे दंड बना देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, दंड आलेख। और द्विदंड आलेख में क्या होंगे, द्विदंड होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। चित्रालेख क्या बोलता है, चित्रालेख नाम से ही लग रहा है, चित्र आलेख। ठीक है, तो जो चित्रों के द्वारा हमें क्या करें, उनकी जो आंकड़े हैं उनको निरूपित करें, वो किसके अंतर्गत आएगा, चित्रालेख के अंतर्गत। मतलब संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। ठीक है, अब जैसे ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपको पूरी एक कार दी जाए, तो वो एक कार को हम कितना मानेंगे, 100 कार के बराबर मानेंगे। एक संकेत क्या है कि 100 कारों को प्रदर्शित करता है। और दूसरा, अगर कार को आधा कर दिया, ठीक है, कर दिया आपने कार को आधा, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, 100 को 1/2 व्यक्त करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आधी कार है वो 50 कार दिखा रही है, और जो पूरी कार है वो 100 कार दिखा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे लिख दिया उन्होंने जुलाई महीना। ठीक है, अब कार कितनी, एक, मतलब 100, दो, एक और दो, तो 100 और 100, 200। ठीक है, और एक और दिखा रहा है आधी, तो क्या हो जाएगा, 100, 100 और 50। देखो कैसे, 100, 100 और 50, तो आपको कितनी कार हुई, 250 कार। ठीक है, इसी तरीके से कितनी होगी, 100, 100, 100, तो ये हो गई 300। अब इसकी कितनी होगी, 100, 100, 100, 100, तो आप कर दो 100 का गुणा 4 में, या लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, या लिख दो 100, 100, 100, 100, आपको मिल गए हैं 400, मिल गई 400 का। ठीक है, चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, जो हमने इनको इन सूचनाओं को इकट्ठा किया है, अब इससे हम निकालना क्या चाहते हैं, अब वो समझते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम वो चित्र देख लेते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में कितनी कार हुई थी, 100, 100 और 50, हो गई 250, तो कितनी हुई, 250। आप क्या लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, 250 का। ठीक है, और यहाँ अगर आप सीधे तरीके से अच्छे से उत्तर लिखें, तो आप क्या लिखेंगे कि जुलाई के महीने में 250 कारों का उत्पादन हुआ। ठीक है, और उसके बाद किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। ठीक है, किस महीने में हुआ, तो वो हमने सबसे आखिरी में देखा था जिसमें 400 थे, वो कौन सा था, सितंबर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं।
जुलाई में कितना हुआ 250, अगस्त में कितना हुआ 300 और सितंबर में कितना हुआ 400। तो किस महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ? सितंबर में। ठीक है ना, सितंबर। देखिए चलिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो आप लिख देंगे सितंबर महीने में, पूरा लिखिएगा। ठीक है, कारों का उत्पादन, कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। ठीक है, आया समझ में? चित्र आलेख में क्या होगा, चित्रों के द्वारा, चित्र या कुछ संकेतों के द्वारा हम क्या करेंगे, आंकड़ों को समझेंगे। ठीक है, और उसका फिर करेंगे हम अध्ययन। ठीक, चलिए अब दंड आलेख में क्या होता है? दंड आलेख में मैंने आपको क्या बताया था, दंड बनेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनेंगे, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें दंडों की लंबाई क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। देखो, तो आप क्या करोगे, जब दंड आलेख बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या बना लेंगे, एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, ये बना लेंगे एक्स वाली, ये बना लेंगे वाई वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बनाई इन्होंने एक्स और एक वाई। ठीक, अब क्या है आपके पास, कुछ क्या है, तथ्य है ना, कुछ आंकड़े हैं। तो आपने क्या करा, जैसे कि लिखा है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब किस वर्ष में कितनी संख्या रही कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की, मतलब किस वर्ष में, मतलब 2002 में कितनी रही, 2003 में कितनी रही, 2004 में कितनी रही, उससे हम क्या पता करेंगे कि किस वर्ष में ज्यादा रही। ठीक है, मतलब हमने ठीक मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने लिख दिया एक तरफ शैक्षणिक वर्ष, मतलब 2003 से 2004 में। ठीक है, अब समानुपाती मतलब देखो 2003 से 2004 में। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब इस साल में 100 विद्यार्थी थे। देखो, थे 100 विद्यार्थी। 2004 से 2005 में कितने थे, इसको देखो 200। ठीक है, 2005 में 2006 तक कितने थे, 250। 2006 से 2007 में कितने थे, 300। और 2007 से 2008 में कितने थे, 350। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा किस साल में थे, 2007 से 2008 में आपको सिर्फ 8वीं कक्षा के अंदर ही कितने विद्यार्थी थे, 350 विद्यार्थी थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दंड देखो, ये तो हमने इसको समझ लिया कि कैसे बनाते हैं। अब देखो बनाते कैसे, एक बार और ये भी समझो। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ रख देते हैं इस वाले अक्ष पे, यहाँ पे इन दोनों का जो है वाई अक्ष का और एक्स अक्ष का क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक हमने बना दिया दंड। अब दंड ऐसी तो नहीं बना दिया है ना, देखो क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ 0, यहाँ लिखा 50, यहाँ लिखा 100, यहाँ लिखा 150, 200, इस तरीके से। अब एक बात समझना कि इन जो ये जो अंतराल दिख रहे हैं आपको, 0 से 50 के बीच में एक जैसा होगा, 50 से 100 के बीच में एक जैसा होगा, 100 से 150 के बीच में, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। अब क्या होता है, हम इसको बनाते किस पे, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे लाइन अच्छे से बनी होती है। ठीक है, पर अगर आप ग्राफ पेपर में ना भी बनाए तो भी आप क्या करें, स्केल का इस्तेमाल करें और फिर बिल्कुल सीधी लाइन खींचे। ठीक है, और इसी तरीके से इधर भी सीधी लाइन खींचे और यहाँ पर बिल्कुल नाप के, जैसे 1-1 सेंटीमीटर का आप नाप ले लें और उससे ऐसे लगा लो डैश। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का आपने नाप ले लिया और लगा लिया डैश, और फिर आप उसको नंबर दे दो। ठीक है, उसकी संख्या किस हिसाब से देंगे आप, कि जो तथ्य आपको दिए गए हों उसके हिसाब से। ये बात का है कि आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले हम सिर्फ ये समझ लें कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे क्या होता है, उसके जो तथ्य होते हैं समानुपाती होते हैं। कैसे होंगे, मतलब इधर शैक्षणिक वर्ष चल रहा है तो इधर चल रहा है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो जो दंड की लंबाई होती है प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। और मतलब ये जो दंड की लंबाई है, ये जो उस श्रेणी की जो मात्रा है, अब देखो इस वाली श्रेणी की मात्रा कौन सी हो गई,
कितने विद्यार्थी हुए इसके? 350। तो जो इसकी लंबाई है ना, उसने उसको क्या बताया कि प्रत्येक उस श्रेणी की मात्रा क्या हुई। ठीक है, अब दंड समान चौड़ाई के हैं और दो क्रमानुगत दंडों के बीच में समान दूरी रखी गई है। ठीक है, देखो ये जो दंड है ये भी हमने एक समान बनाए, लंबाई बढ़ गई। ठीक है, लंबाई तो बढ़ गई पर जो उनकी चौड़ाई है वो देखो इतनी ही है, जो है वही है ना। और इनके जो बीच की दूरी है देखो ये भी एक समान है। तो मतलब दंड समान चौड़ाई के होते हैं और क्रमानुगत उनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब और इसके उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये उदाहरण देखो वो था ना, अब उसमें हम जानना क्या चाहते हैं। देखो क्या लिखा है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो आप लिख दो उत्तर, क्या सूचना दी गई है? इस इस दंड इस दंड आलेख में शैक्षणिक वर्ष के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। संख्या में दी गई। आया समझ? ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या दे रहा है, यही दिया है ना इस दंड आलेख में, शैक्षणिक वर्ष के अनुसार विद्यार्थियों की कक्षा आठवीं लिखो, कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? अधिकतम वृद्धि पूछा है उन्होंने। ठीक है, अधिकतम उसकी जो संख्या है वो नहीं पूछी, क्या पूछी? अधिकतम वृद्धि। तो क्या वृद्धि हुई देखो, इसमें देखो 2003 से 2004 में 100 थी और 2004 से 2005 में कितने हो गई? 200। मतलब यहाँ पे कितने 100 ज्यादा मिल गए, मतलब सीधा क्या हो गया? 2 गुना हो गया। ठीक है, 2005 से 2006 में कितनी हुई? 200 और 250, मतलब 50 हुई। 2006 से 2007 में फिर देखो तो 250 से 300 फिर 50 हुई। और 2007 में देखो तो ये हो गए 360। देखो अगर इसको आप इस तरीके से बना लोगे तो आपको और अच्छे से सीधा सीधा देखने में मिल जाएगा। है ना? तो अब देखो यहाँ पे सबके बीच में 50-50 विद्यार्थी बढ़ते हैं इन सालों में, और इस साल सीधा 100 विद्यार्थी। मतलब किस वर्ष में हुई? 2004 से 2005 में। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? 2004 से 2005 में विद्यार्थियों की संख्या की अधिकतम वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अब किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? क्या बोल रहा है वो कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने क्या पूछा कि अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब हमें क्या बताना था कि किस साल में सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी है वो बढ़े। ठीक है, अब यहाँ क्या बताना है? अधिकतम संख्या, इसलिए प्रश्न को ठीक से पढ़ना। ठीक है, तो विद्यार्थी की अधिकतम संख्या किस वर्ष में है? तो 2007 से 2008 में कितनी है? 350। ठीक है, तो आपको लिखना यहाँ पे क्या है? आपको सिर्फ वर्ष लिखना है। तो 2007 से 2008 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अगर वो नंबर पूछ ले तो आप क्या लिख दोगे? 350। ठीक है, चलिए अब बताइए कि चौथा प्रश्न है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य? 2005 से 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 2004 की संख्या की दुगनी है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि जो 2005 से 6 वाली है और जो 2003 और 4 की है उसकी संख्या दुगनी है। किसकी संख्या दुगनी है? 2005 और 2006 की। अब देख लेते हैं है कि नहीं दुगनी। देखो 2003 से 2004 की कितनी थी? 100। और 2005 से 2006 की कितनी है? 250।
तो 100 से 200 सत्य है। 2005 से 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 2007 की संख्या की दुगनी है। दुगनी तो नहीं है वैसे, 250 है, ज्यादा है, पर दुगनी मतलब 100 और 200, तो वो तो 2004 से 2005 में है। मतलब ये क्या हुआ, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, 80। ठीक है, मतलब ये 2005 से 2006 वाली दुगनी नहीं है, दुगनी से ज्यादा है। और जो 2003 से 4 वाली जो है, ये इसकी दुगनी तो 2004 और 2005 वाली है। ठीक है, 2004 से 2005 वाली दुगनी है, और ये वाली जो है 2005 से 2006 वाली, ये थोड़ी दुगनी से ज्यादा है। ठीक है, अब समझेंगे हम द्विदंड आलेख। ठीक है, दंड आलेख में क्या हुआ, आपने एक एक दंड बनाया। ठीक है, द्विदंड में आप दो दो बनाएंगे, दो बनाएंगे तो साथ में क्या होगा, सूचनाओं भी आपके पास क्या होंगी, दो होंगी। अब देखिए, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख यह आंकड़ों की तुलना के लिए उपयोगी है। मतलब आपने क्या करा कि आंकड़े के दो समूह लिए और उनको एक साथ दर्शाना है आपको, तो आप वहां पर क्या करेंगे, द्विदंड आलेख का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा, और उसने 2000, इसका मतलब क्या है, 2005 से 2006 में कितने अंक प्राप्त किए और 2006 से 2007 में कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए, गणित में 2005 से 2006 में कितने अंक प्राप्त किए, चलिए एक विद्यार्थी है ना, उस विद्यार्थी का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सीमा ले लेते हैं ना, हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे बोलने में अच्छा रहेगा कि सीमा को 2005 से 2006 में कितने मिले, 30। किस विषय में, गणित में। और उसके बाद 2006 से 2007 में कितने मिले, 60। मतलब देखो सीधा डबल हो गया। मतलब आपने इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा कि जो गणित में जो सीमा पिछले साल थी, उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बहुत अच्छा हो गया। मतलब 30 नंबर लाकर सीधा 60 नंबर पे चलेगी, तो बहुत अच्छे से हो गई ना, उसने गणित में बहुत अपनी मतलब पकड़ बना ली। ठीक है, कैसे पढ़ाई करके, है ना। चलिए, और सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, 2005 से 2006 में उसको मिले थे 50, देखिए है 50, और 2006 से 2007 में 50 मतलब ये 55। ठीक है, फिर भी उसने 5 अंकों की क्या की, वृद्धि की। विज्ञान में क्या हुआ, विज्ञान में उसको मिले थे 45। ठीक है, और उसके बाद अब कितने मिल गए, 50, तो इसमें भी उसने 5 अंकों की वृद्धि इस साल में उसकी हुई है। अंग्रेजी में देखो, तो अंग्रेजी में उसको मिल गए 50, और 2006 से 2007 में 5 और कम हो गए, अंग्रेजी में थोड़ा सा उसने पढ़ाई कम की है। ठीक है, और हिंदी में आप देखो तो दोनों साल में बराबर है, कितना है, 60। कितनी हुई, 60 हुई। ठीक है, मतलब पिछ 2005 से 2006 में भी 60 थे, और 2006 से 2007 में भी 60 ही है। मतलब उसने सबसे ज्यादा मेहनत किसके लिए की, गणित के लिए। पिछले साल मिले 30 और इस साल मिले, मतलब जो पिछला वाला साल था उसका, उसके हिसाब 2005 में मिले उसको कितने, 30, और इस बार मिलेगा उसको कितने, 60। तो उसने बहुत मेहनत की। ठीक है, बाकी में भी उसने मेहनत की, उसने कमी नहीं की। कमी कहाँ हुई उसके साथ, अंग्रेजी में। ठीक है, और हिंदी में तो उसको जैसे 2005 में मिले और 2005 से 6 में मिले थे, वैसे ही उसको 2006 से 2007 में मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या समझा आपने कि उन्होंने क्या करा, एक विद्यार्थी के लिए क्या करा, 2 साल के जो उसके हर एक विषय के जो अंक थे उसकी क्या करी, उसने तुलना करी। इससे आपको क्या समझ आया कि उसने किस साल में किस विषय के लिए ज्यादा मेहनत की थी। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो समझते हैं। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, क्या सूचना दी गई है कि उसने क्या सूचना मिली है आपको कि उत्तर में आप क्या लिखेंगे, आपको क्या सूचना दी गई है, आपको दी गई है एक विद्यार्थी एक
विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हर विषय में 2005 से 6 और 2006 से 7 वर्ष। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो किस विषय में हुआ है वो हमने पढ़ लिया, किस विषय में हुआ है, देखिए गणित में। ठीक है, आपको भी दिख रहा है, देखो पिछले साल तो उसको कितने मिले थे, अगर हम पिछला और अगला अगर हम बात करें तो कितना होगा कि उसको पिछले साल में मिले 30 और इस साल मिल गए उसको 60। तो किस विषय में हुई, आप क्या लिखेंगे उत्तर इसका, गणित। गणित विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, विद्यार्थियों नहीं, विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। ऐसा आप पहले लिखेंगे गणित और फिर पीछे पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। तो बाकी सारे विषय में उसकी वृद्धि हुई है, एक में एक समान रहा था, देखो इसमें वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है, और इसमें एक समान रहा और इसमें आई है गिरावट। तो कौन सा विषय था, अंग्रेजी, मतलब उसको और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। तो क्या हुआ, अंग्रेजी विषय में आप फिर ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो वो रहा था हिंदी में। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया है ना। तो अब क्या हुआ, अगर आप पहले से अच्छे से उसको जो आलेख है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपके उत्तर आपको इतने ढूंढने नहीं पड़ेंगे, खुद से ही फटाफट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उत्तर आपका मिल गया हिंदी। ठीक है, तो किस विषय में रहा, तो आप लिख देंगे हिंदी के विषय में प्रदर्शन समान रहा। ठीक, चलिए अब आया विचार मंथन प्रश्न, आपके दिमाग को थोड़ा हिलाने की बारी आ गई मतलब। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि हम एक दंड आलेख दंडों में से किसी एक स्थिति बदल दें तो क्या प्रदर्शन जारी करने में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए आप पहले खुद बताइए, अगर देखो आपके लिए एक बना देते हैं यहाँ पे दंड। ठीक है, सीधा बनाइएगा, मुझसे नहीं बना पर आप सीधा बनाइएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, अब क्या हुआ, बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब क्या ले सकते हैं, आप ले लीजिए, ठीक है कि एक कार के ले लीजिए, है ना। एक बच्चा है जिसने कब ली कार, जुलाई के महीने में उसने एक कार ली। ठीक है, अगस्त में उसने 3 कार ली। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा बनाइएगा आप, है ना। अगस्त में उसने कितनी ली, 3 कार ली, और सितंबर में उसने 2 ली। सितंबर में क्या ली, 2 ली। ठीक है, अब हमने क्या करा कि अब देखो ये जुलाई है, ये अगस्त है, सितंबर। ठीक है, अब क्या करा हमने, एक दंड आलेख में से दंडों की स्थिति बदल दी। मतलब हमने क्या करा, इधर से उधर अगर दंड को यहां से वहां या इसको उधर कर दिया या इसको इधर कर दिया, तो क्या जो प्रदर्शित जानकारी होगी उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन होगा, नहीं। क्यों, मतलब अगर उसने सितंबर में 2 खरीदी तो सितंबर में 2 ही खरीदी होगी, अगस्त में उसने 3 खरीदी तो 3 ही खरीदी होगी, जुलाई में 1 खरीदी तो 1 ही खरीदी होगी। मतलब क्या हुआ कि उसकी जो जानकारी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं,
क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दंड आलेख में दंडों की स्थिति बदलते हैं, यह केवल दी गई जानकारी के क्रम को बदलेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा? जो उसका क्रम है, मतलब आगे पीछे एक की जगह दूसरा आ जाएगा, तीसरे की जगह पहला आ जाएगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है। पर जो उसकी जो जानकारी दी गई है वो नहीं बदलेगी, न कि दंड के वास्तविक मूल्य को बदलेगा, ठीक है। मतलब इस मूल्य को भी नहीं बदला ना, मतलब उसने जो सितंबर महीने में 2 कार खरीदी थी उस बच्चे ने, तो वो 2 ही कार खरीदी थी, ठीक है। तो ना तो उसका मूल्य बदला, ठीक है, उसकी स्थिति जरूर बदल गई है, ठीक है, उसका क्रम बदल गया है, पर जो उसके मूल्य है वो नहीं बदला। और जो हमें जानकारी मिल रही है, मतलब 2 कब खरीदी, तो सितंबर में खरीदी, तो वो क्या है, जानकारी जो मिल रही है वो भी वही की वही रहेगी। मतलब दंड के आलेखों में किसी भी स्थिति में अगर आप बदलाव करें तो जो प्रदर्शित जानकारी होगी उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए, अब क्या है, प्रयास कीजिए, मतलब आ गया है अब प्रश्न की बारी, ठीक है। तो क्या प्रयास करना है हमें कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए, ठीक है। आलेख में हमें क्या करना होता है, एक्स एक्स कक्ष वाई कक्ष बनाना होता है। और बहुत सिंपल, कि जो हमें क्या दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, और जो सूचना दी गई है उसको हमको उस पे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है पर हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स कक्ष हमने खींच दिया, ठीक है, एक्स, फिर हमने खींच दिया इधर वाई, ठीक है। अब क्या करना है, देखो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, महीना, मतलब जुलाई महीने में 1000 घड़ियां बेची गई, ठीक है। अगस्त में 1500 बेची गई घड़ियों की संख्या, ठीक है। सितंबर में भी 1500, अक्टूबर में 1500, तो नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक बात बताओ, देखो 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, 1500, ठीक है। इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 500 का अंतर दिख रहा है। तो हम क्या करो, देखो हमें क्या करना है कि ऐसे सबसे पहले तो हम इसकी ऐसी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं आएंगे, थोड़ा सा यहाँ आएंगे, ठीक है। देखिए खींच दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 500 का अंतर आ रहा है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 500 से, फिर कर देंगे इसको 1000, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 2500, ठीक है। अब क्या करना है, हमको बनाना है किस इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ महीना, ठीक है। तो महीने का क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से पहले से बनाते चलेंगे। थोड़ा दूर हो गया बीच में, गैप जो है वो, जो दूरी है बीच में वो एक जैसे ही रखना, ठीक है। अब हमने क्या करा है, ये महीने के लिए बना दिया, देखो जुलाई 1000 है ना, तो देखो ये बनाई हमने, यहाँ से एक रेखा और यहाँ से एक रेखा, और हमने इसको जोड़ दिया, तो ये कौन सा महीना हो गया आपका, जुलाई, ठीक है। अब अगस्त में कितनी बेची, 1500, तो देखो ये 1500, अगस्त हो गया 1500, ठीक है। अब किसकी बारी है, सितंबर की, उसमें भी कितना, 1500, तो इसके लिए तो हमें मेहनत करना ही नहीं है, इसके सामने सामने हमको ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये सितंबर। अब किसकी बारी है, अक्टूबर की, तो अक्टूबर में क्या कह रहा है वो, 2000, ठीक है। तो हमें 2000 से कीजिए, हमने देखा। अब नवंबर, नवंबर क्या कह रहा है, नवंबर में कह रहा है कि 2500 घड़ियां बिकी, ठीक है। तो ये बेची गई है ना, तो ये हो गया, देखो, है ना। आप स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2500। अब दिसंबर में हुई वापस से 1500, तो ये 1500 यहाँ है, तो हम इसकी रेखा खींच देते हैं यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया 1500, आई बात समझ में, ठीक है। तो आपने क्या करा, जुलाई में कितनी बेची, 1000, एक बार चेक कर लेते हैं, 1000, ठीक है। अगस्त में बेची 1500, ये हो गई अगस्त में 1500, सितंबर में हो गई 1500, ये देखो ये हो गई 1500, अक्टूबर में हो गई 2000, ये हो गई 2000,
और नवंबर में हो गई 2500, तो ये हो गई 2500, और दिसंबर में हो गई 1500, ये हो गई 1500। ठीक है, दिसंबर लिखना मैं भूल गई, ये दिसंबर। ठीक है, ठीक। अब हमने कर दिया ना निरूपित। ऐसे की ऐसे ही देखो, बेची गई घड़ियों की संख्या, ऐसा पूरा आपको यहाँ लिख देना है। इधर क्या लिखना है? महीना। आपने क्या लिखा है वो तो हमें बताना पड़ेगा, और यहाँ लिख देंगे हम ऐसे लिख देती हूँ मैं भी आपके लिए, बेची गई घड़ियों की क्या हो गई? संख्या। ठीक है, चलिए। अब कर दिया आपने निरूपित। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि उस टाइम उस वक्त आपको नहीं बनाना था, पर अब भी बनाना है। ठीक है, अब आपको फिर से बनाना है एक और। चलिए, अब क्या करा? दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। क्या है? बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है। क्या? स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। पैदल चलना पसंद है। ठीक है, मतलब एक स्कूल ए है, उसके 40 बच्चों को पैदल चलना पसंद है, और 45 बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है। ठीक है, स्कूल बी में 55 बच्चों को पैदल चलना पसंद है, और बाकी 25 को साइकिल चलाना। स्कूल सी में 15 को पैदल चलना पसंद है, और 35 को साइकिल चलाना। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ पर बच्चों की संख्या दी है। ठीक है, वो ठीक है, पर एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? दो चीजें एक साथ क्या कर रही है? तुलना, तुलना हो रही है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, साइकिल चलाना। ठीक है, अब देखो, अब ये दो चीज हो गई। ठीक है, स्कूल ए बी सी, है ना? तो अब क्या करेंगे हम? इसमें करेंगे किसका उपयोग? द्विदंड आरेख का। पहले हमें क्या हुआ था, जो पिछला प्रश्न था उसमें एक एक ही चीज दी गई थी। ठीक है, एक सूचना हमें दी गई थी महीने की, और दूसरी सूचना दी गई थी कि किस महीने में कितनी घड़ियां बेची गई। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने बात की है कि तीन स्कूल हैं, और तीनों स्कूल में कुछ बच्चों को पैदल चलना पसंद है, कुछ बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है। तो मतलब यहाँ पे क्या चीजें हो गई? दो चीजें हो गई, पैदल चलना और साइकिल चलाना। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम निरूपित करेंगे किसमें? द्विदंड आरेख में। ठीक है, तो अब द्विदंड आरेख में कैसे करेंगे? चलिए देखिए, इस तरीके से बना देंगे हम आरेख। ठीक है, देखो चलो इसमें देख लेते हैं, है ना? इस तरीके से ये खुद बनाइए तो ज्यादा अच्छे से लगेगा। ठीक है, द्विदंड आरेख बना दिया हमने। ठीक है, अभी बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है आपको। ठीक है, चलो एक बार और बनाते हैं, है ना? फिर भी बिल्कुल सीधा तो नहीं बना है, पर आप कोशिश कीजिएगा कि सीधी ही बने। ठीक है, पर आपकी तो सीधी ही बनेगी, स्केल यूज करना। ठीक है, अभी देखो, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। अब हमें क्या करना है? पैदल चलना और साइकिल चलाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले इस तरीके से दंड बना दो। ठीक है, द्विदंड में क्या होता है कि जो दोनों दंड होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, फिर अपने को एक गैप आता है, फिर दोनों दंड पास में होते हैं, फिर एक गैप आता है। देखो कैसे, ये एक दंड हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे वाला कर देते हैं, एक ये वाला हो गया। ठीक है, फिर एक गैप दिया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये वाला हो गया। ठीक है, फिर इधर चलेंगे तो एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। इसको कुछ दर्शा देंगे और इसको कुछ दर्शा देंगे, है ना? अभी देखो, 40, 55, 15, 45, 25, 35, हर चीज में कितने कितने का अंतर आ रहा है? थोड़ा अगर देखें तो 5 5 का अंतर आ रहा है। आ रहा है 5 5 का अंतर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस जो y अक्ष है इस पे हम 5 5 का अंतर करके लिख देंगे। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ऐसे इतना इतना हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, लाइन बड़ी होगी तो इसलिए हम थोड़ा, देखिए कहाँ तक जाता है। ठीक है, हम इस पे लिख देंगे अब संख्या, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65। ठीक है, चलिए 65 ज्यादा है भी नहीं यहाँ पे, तो हमने 65 तो चलो बना दिया, है ना? अभी क्या हुआ? अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जो हमने ये वाला जो है इस तरीके से जो दर्शाया है वो क्या है? पैदल चलना।
पैदल चलना, ठीक है। और जो सिंपल वाला है उसको काय के लिए दर्शाया है, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्या, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ जो है, ठीक है, ये लिख देंगे स्कूल ए, ये हो जाएगा स्कूल बी, और ये हो जाएगा स्कूल सी, ठीक है। अभी क्या हुआ, स्कूल ए वाले में 40 को पैदल चलना पसंद है, पैदल चलने के लिए किसके लिए बताया, इससे, ठीक है। तो 40 है ना, तो ये हो गया, है ना। अब इसको बना दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो बना दिया, ठीक है। अब 45 को साइकिल चलाना पसंद है, तो 45, इसको ऐसे जोड़ देंगे यहाँ से, ये हो गया 45, ठीक है। अब स्कूल बी में 55 बच्चों को पैदल चलना पसंद है, तो 55 कहाँ जाएंगे, अच्छा 50 के बाद यहाँ 55 नहीं लिखा ना, यहाँ 55 आएगा और यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये 55, इसको हमने ऐसे करा, जोड़ दिया सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो ये हो गए 55 बच्चे जिनको साइकिल पैदल चलना पसंद है, ठीक है। साइकिल चलाने वाले बच्चे कितने हैं जिनको पसंद है स्कूल बी में, 25। तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पर आ गया ये, देखो थोड़ा सा आप पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा रबर से इरेज भी कर सकते हैं ना, ये हो गया 25, ठीक है। अब स्कूल सी की बात करें तो 15 बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है भाई, यहाँ तक आओ, तो ये हो गया 15, और बन गया। और फिर है साइकिल चलाने वाले 35, ठीक है। तो 35 है ना, ये हो गए 35, ठीक है। हो गया, बन गया हमारा आरेख, कितना आसान था, है ना। आपको क्या करना है, बस जो आपको क्या दी गई है, जो सूचना दी गई है उसको किस पे, आरेख पे बस रखना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले क्या देखो आप, आपको एक चीज दी गई है, ठीक है, एक एक चीज दी गई है, एक चीज के साथ दो चीजें दी गई है, जहां दो चीजें तुलना होने वाली बात हो तो वहां द्विदंड आरेख बना दो, अगर एक एक ही है तो आप दंड आरेख बना दो, ठीक है ना, बहुत आसान। अभी देखो उसके बाद पहला तो आप ये देखोगे, दूसरा आप क्या देखोगे कि अंतर कितना है, अंतर के हिसाब से आप जो ये y अक्ष है इस पे आप नंबर्स डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लिया अक्ष की जो एक्स अक्ष है उस पे बिल्कुल इक्वल गैप के ऐसे पहले से लाइन बना दो आप, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर तो अभी है नहीं, ग्राफ पेपर होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, ग्राफ पेपर में क्या सीधी सीधी लाइनें होती हैं, अब सिर्फ ऐसे पेंसिल से पॉइंट बना दोगे, बिंदु बना दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये अपन ने इस तरीके से पहले लाइन बना दी थी, फिर हमने क्या करा, जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से हमने उसको निरूपित कर दिया। एक चीज और ये लिखना मत भूलना कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये स्कूल, और दूसरा क्या लिखा, बच्चों की संख्या, ठीक है। तो अभी मैं सीधा लिख देती हूँ पर आप इसको अच्छे से लिखना, बच्चों की संख्या, ठीक है। ये ठीक आया समझ में, एक बार और समझाऊं, देखो बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है, स्कूल ए वाले को कितना पसंद है, 40 बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है, 45 है जिनको साइकिल चलाना पसंद है ना। पैदल चलना वाले इससे डैश वाले से बताया, और जो प्लेन वाला है वो साइकिल चलाना, ठीक है। स्कूल बी वाले में क्या होगा, 55 बच्चे जिनको पैदल चलना पसंद है, देखो 55 बच्चे को पैदल चलना पसंद है, 25 को साइकिल चलाना, 25 को साइकिल चलाना, सही बनाया अपन ने, ठीक है। अभी 15 है जिनको पैदल चलना पसंद है, देखो 15, और 35 को साइकिल चलाना पसंद है, ये साइकिल चलाना बन गया सही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ बना हुआ है ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। चलिए